अचानक और बिना किसी चेतावनी के तेज लहरों की तरह दर्द की ऐंठन उस पर हावी हो गई। प्रिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसके हाथ कसकर चादर से चिपके हुए थे। उसकी उंगलियां बहुत कसकर पकड़ने से सफ़ेद हो गई थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पसीना बह रहा था और उसकी हर सांस रुक रुक कर चल रही थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर फाड़ा जा रहा है। दर्द की हर लहर एक तेज चाकू की तरह थी जो उसके मांस में गहराई से कट रही थी। आपातकालीन कक्ष के सफ़ेद कमरे में केवल मशीनों की बीप बीप की आवाज़ थी। ठंडी टाइलों वाले फर्श पर फ्लोरोसेंट रोशनी चमक रही थी। सफ़ेद कोट पहने हुए लोग इधर उधर भाग रहे थे। निर्देश और रिपोर्ट की आवाज़ें गूंज रही थीं। लेकिन प्रिया के लिए सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी जन्म देना पड़ेगा। यह संभव नहीं है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं। होंठ निर्जलीकरण से सूखे और फटे हुए थे। वह केवल 32 सप्ताह की गर्भवती थी। उसकी नियत तारीख में अभी लगभग 2 महीने बाकी थे। उसने सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। लेकिन आज रात भाग्य ने उसे एक अप्रत्याशित मोड़ पर धकेल दिया। एक दाई जल्दी से उसके पास आई। उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया। प्रिया, अपनी सांस को नियमित रखने की कोशिश करो। तुम समय से पहले प्रसव में हो, लेकिन सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है। बहुत तनाव मत लो। प्रिया इसका पालन करना चाहती थी, लेकिन दर्द लगातार बना हुआ था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसका शरीर लगभग थक गया था। एक और नर्स दौड़ती हुई आई। उसकी आवाज़ में हड़बड़ी थी। भ्रूण की हृदय गति अस्थिर है। गिरावट के संकेत हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। टाइल वाले फर्श पर चमड़े के जूतों की तेज आवाज़ गूंज उठी। डिलीवरी रूम का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने सफ़ेद कोट पहन रखा था। उसकी तेज आंखें उसके हाथ में मौजूद मेडिकल रिकॉर्ड पर दौड़ गईं। उस डॉक्टर को देखते ही प्रिया स्तब्ध रह गई। सारे दर्द रुक गई। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो कुछ वह देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। रोहन, वह आदमी जिसे वह पिछले 8 महीनों से भूलने की कोशिश कर रही थी। रोहन भी रुक गया। उसके हाथ मेडिकल रिकॉर्ड पर इतनी कसकर जकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद हो गए थे। उसकी आंखों में एक पल की घबराहट कौंध गई। प्रिया, यह संभव नहीं है। एक भारी खामोशी ने कमरे को भर दिया। उस पल में अतीत की सारी यादें ताज़ा हो गईं। खुशी के दिन, प्यार के शब्द, फिर झगड़े, दिल के घाव जो ठीक नहीं हो सके। अब उनके बीच एक बहुत बड़ी दूरी थी। लेकिन विडंबना यह है कि भाग्य ने उन्हें इस स्थिति में फिर से मिला दिया। एक नर्स ने तनावपूर्ण माहौल को तोड़ते हुए कहा, डॉक्टर, मरीज समय से पहले प्रसव में है। हृदय गति अस्थिर है। हमें तुरंत हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। रोहन ने चुपचाप अपना हाथ भींच लिया। जल्दी से अपनी व्यावसायिकता हासिल कर ली। वह बिस्तर के पास गया। उसकी निगाहें हमेशा की तरह तेज थीं, लेकिन अंदर एक अप्रत्याशित हलचल थी। प्रिया, गहरी सांस लो, शांत रहो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहे तो तुम्हें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। उसकी गहरी आवाज़ प्रिया को वास्तविकता में वापस ले आई, लेकिन वह अपनी नाराज़गी और दर्द को नहीं छिपा सकी। उसने उसे देखा। थकान से उसकी आवाज़ कर्कश थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। किसी और डॉक्टर को यह करने दो। पूरा आपातकालीन कक्ष स्तब्ध था। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई मरीज अस्पताल के सबसे अच्छे डॉक्टर को मना कर देगा। रोहन की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसकी आवाज़ शांत रही। यह बहस करने का समय नहीं है। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रिया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वह हाँफने लगी, संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई थी। रोहन नीचे झुका। उसकी आंखों में अब कोई ठंडक नहीं थी। वे और अधिक गंभीर हो गईं। यहां तक कि उनमें धैर्य का एक संकेत भी था जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिया, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं अभी भी तुम्हारा डॉक्टर हूं। आज रात मैं तुम्हें और बच्चे को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। वह चुप रही। वह उससे नफरत कर सकती थी, उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि इस समय केवल वही उसे और उसके बच्चे को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। दर्द की एक और लहर आई। वह चिल्लाई। उसका शरीर तन गया। रोहन ने तुरंत आदेश दिया, अभी तैयारी करो, हम प्रसव में सहायता करेंगे। नर्सों ने जल्दी से उसके निर्देशों का पालन किया। प्रिया को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो रही हैं। उसके पास की आवाजें दूर होती जा रही हैं। अपने अचेतन अवस्था में वह अभी भी एक हाथ को अपना हाथ पकड़े हुए महसूस कर सकती थी। रोहन का हाथ। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में सुरक्षित लाऊंगा। प्रिया ने उसे लंबे समय तक देखा। यह वह आदमी था जिससे वह कभी प्यार करती थी, जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, और फिर उसे चोट लगी थी। लेकिन इस समय वह अतीत का रोहन नहीं था। वह उसका डॉक्टर था और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक चीख ने हवा को चीर दिया। सभी सर्जिकल लाइटें चालू हो गईं। आपातकालीन कक्ष एक वास्तविक लड़ाई में प्रवेश कर रहा था। बच्चे की कमजोर रोने की आवाज ने डिलीवरी रूम में तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। प्रिया ने हाँफते हुए कहा। उसका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया था। पसीना उसके बालों में भीग गया था। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन थकी होने के बावजूद उसने अपने नवजात बच्चे को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। दाई की बाहों में एक छोटा लड़का था। उसकी त्वचा झुर्रीदार लेकिन स्वस्थ थी। एक आंसू चुपचाप प्रिया के गाल से लुढ़क गया। दर्द के कारण नहीं, बल्कि खुशी के कारण उसने कर दिखाया। उसने अपने बच्चे की रक्षा की। लेकिन उस पल रोहन की निगाह बच्चे पर पड़ी और उसका दिल जैसे बैठ गया। लड़के की बाईं जांघ पर एक तारे के आकार का लाल जन्म चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। रोहन का पूरा शरीर अकड़ गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ सफेद दस्तानों से कस गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक सदमा उसे लगा जिससे उसका दिमाग खाली हो गया। यह संभव नहीं है। यह जन्म चिन्ह उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही है। यह एक संयोग नहीं हो सकता। वह कांपते हुए दाई के हाथ से बच्चे को ले गया। उसकी आंखें उस परिचित निशान से नहीं हटी। यह संभव नहीं है। उसकी आवाज कर्कश थी। उसने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें अत्यधिक भ्रम से भरी थीं। प्रिया, क्या ये बच्चा मेरा बेटा है? उस पल प्रिया के शरीर का सारा खून जम गया। उसने उसकी बाहों में बच्चे को घूरा, फिर रोहन की भावनाओं से भरी आंखों को देखा। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने इस पल के लिए खुद को तैयार किया था। वह जानती थी कि जैसे ही वह जन्म चिन्ह देखेगा, उसे निश्चित रूप से संदेह होगा, लेकिन वह नहीं कर सकती थी। वह उसे अपने और अपने बच्चे के जीवन में प्रवेश करने और उन्हें फिर से चोट पहुंचाने नहीं दे सकती थी। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। फिर उस पल में उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और कहा, नहीं, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। पूरा कमरा जैसे खामोश हो गया। रोहन अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज गहरी हो गई। उसकी आंखों में भ्रम और दर्द की एक किरण चमक उठी। प्रिया ने अपना चेहरा फेर लिया, उसकी आंखों से बचते हुए। क्या तुमने साफ नहीं सुना? यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अस्वीकृति थी।
उसने अपनी बाहों में बच्चे को देखा, फिर प्रिया को। तो फिर उसके पास मेरे जैसा जन्मचिन्ह क्यों है? उसकी आवाज़ बर्फीली थी। हर शब्द उसके दिल में सीधे छेद कर रहा था। प्रिया ने कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहराई से चुभ रहे थे। वह जानती थी कि वह आसानी से विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वह उसे सच नहीं जानने दे सकती थी। वह उसे अपने बच्चे के जीवन में प्रवेश करने और उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकती थी, जैसे उसने उसके साथ किया था। उसने अपना गला साफ किया, अपनी आवाज़ को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करते हुए। क्या इस दुनिया में किसी और के पास एक जैसा जन्म चिन्ह नहीं हो सकता? सपने देखना बंद करो। रोहन, तुम झूठ बोल रही हो। यह वाक्य एक तेज चाकू की तरह हवा में कट गया। रोहन ने उसे सीधे देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम क्या छिपा रही हो? प्रिया ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम अब बाहर जा सकते हो? रोहन ने अपने दांत भींच लिए। उसके हाथ अनजाने में बच्चे के चारों ओर लिपटे कंबल को कस गए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? प्रिया, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। अपने अंदर की भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी कमजोरी को, अपने फैसले को प्रभावित नहीं करने दे सकती थी। तुम विश्वास करो या न करो, यह तुम्हारी बात है, लेकिन मैं तुम्हें यहां नहीं चाहती। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी तेज निगाहें जैसे उसे भेदना चाहती थीं। तो क्या होगा अगर मैं डीएनए परीक्षण करवाना चाहूं? प्रिया का पूरा शरीर जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी बात करेगा। उसके हाथ कंबल के नीचे हल्के से कांप उठे, लेकिन उसने फिर भी एक उदासीन भाव बनाए रखने की कोशिश की। तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं सहमत नहीं होंगी। मैं बच्चे की कानूनी मां हूं। मुझे मना करने का अधिकार है। रोहन ने उसे देखा। क्रोध और निराशा उसकी आंखों में मिली हुई थी। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? प्रिया बेरुखी से हंसी। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। क्रूर? तुम किसकी बात कर रहे हो? वह व्यक्ति जो बिना किसी स्पष्टीकरण के चला गया, मुझे महीनों तक अकेला छोड़ गया। वह तुम थे। मुझसे क्रूरता के बारे में बात मत करो। रोहन, यह वाक्य उसके लिए एक सीधे तमाचे जैसा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह बहस करना चाहता था, कहना चाहता था कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा, कहना चाहता था कि उसकी भी अपनी मुश्किलें थीं, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वह सही थी। वह चला गया था। उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, और अब वह उसे एक और मौका नहीं देना चाहती थी। चुप्पी एक भारी चट्टान की तरह छाती पर दबाव डालते हुए लंबी खिंच गई। अंत में रोहन ने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिर ठंड से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये मत सोचो कि ये इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने बच्चे को आखिरी बार देखा, फिर अपने दांत भींच लिए और उसे प्रिया के बगल में पालने में वापस रख दिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसकी आवाज़ गहरी थी। एक दिन मैं सच जान जाऊंगा, और उस समय तुम मुझसे इसे और नहीं छिपा पाओगी। यह कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अपने पीछे एकदम घुटने वाला माहौल छोड़ गया। प्रिया ने बंद होते दरवाजे को देखा। उसका दिल एक अकथनीय दर्द से दुख रहा था। उसके आंसू चुपचाप लुढ़क गए और तकिए पर गिर गए। उसने उसे मना कर दिया था। उसने उनके बीच के संबंध को नकार दिया था, लेकिन क्या वह वास्तव में इस सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा सकती है? रिकवरी रूम में पीली रोशनी प्रिया के पीले चेहरे पर चमक रही थी। वह चुपचाप पालने में बच्चे को देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार और गहरी उदासी भरी हुई थी।
उसके बेटे के छोटे हाथ उसकी नियमित, लापरवाह और शांतिपूर्ण सांसों के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस छोटे से हाथ को धीरे से छुआ। उसका दिल अचानक सिकुड़ गया। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे। वह अपने बच्चे को यह नहीं बता सकती थी कि उसका पिता कौन है। इसलिए नहीं कि वह रोहन से नफरत करती थी, बल्कि इसलिए कि वह डरती थी। उसे डर था कि वह फिर से उसके जीवन में प्रवेश करेगा और फिर चला जाएगा। पिछली बार से भी बड़ा घाव छोड़ जाएगा। रिकवरी रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक परिचित सिलुएट अंदर आई। प्रिया ने अपना सिर घुमाया। उसकी थकी हुई आंखें उस महिला को देख रही थीं जो अभी अभी आई थी। लिन, प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त, जो संकट के दिनों में उसके साथ थी। तेज आंखों वाली छोटी लड़की जल्दी से उसके पास आई। अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। हे भगवान, मैं लगभग बेहोश हो गई थी जब मैंने सुना कि तुमने जल्दी जन्म दिया है। तुम कैसी हो? प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। लिन ने आह भरी। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या तुम अभी भी इससे बचने की योजना बना रही हो? प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं नहीं। जिस डॉक्टर ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया वह रोहन था। प्रिया की आंखें बंद हो गईं। एक अस्पष्ट दर्द फिर से उमड़ आया। हाँ, लीन अकड़ गई। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि बच्चा उसका नहीं है। लिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? हाँ, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। लिन ने अपनी दोस्त को लंबे समय तक देखा, फिर अचानक उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? वह उसका असली बेटा है। प्रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। थकान से उसकी आवाज कर्कश थी। तुम जानना चाहती हो क्यों? लिन, मैं तुम्हें कारण बताती हूं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दर्दनाक यादें वापस आ गईं। 8 महीने पहले प्रिया अपने छोटे से अपार्टमेंट में सोफे पर लेटी हुई थी। उसका शरीर जल रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन ठंड की लहरें आती रहीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने के कारण वह गिर गई। उसे पूरे दिन बुखार था। उसने केवल एक कटोरी ठंडा दलिया खाया था। उसने अपना फोन उठाया और रोहन का नंबर डायल किया। लंबी बीप की आवाज आई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसका दिल डूब गया। 10 मिनट बाद उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज कर्कश थी। दूसरी तरफ से जोर से हंसी और बात करने की आवाजें आ रही थीं। तुम कहाँ हो? प्रिया की आवाज कमजोर थी। ओह, मैं बस कुछ दोस्तों के साथ पी रहा हूं। रोहन हंसा। उसकी आवाज थोड़ी नशे में लग रही थी। क्या कुछ हुआ है? मुझे पूरे दिन से बुखार है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। ओह, तो तुमने दवा क्यों नहीं ली? तुम एक वयस्क हो, बस थोड़े से बुखार के लिए मुझे फोन कर रही हो। यह वाक्य उसके दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। प्रिया ने फोन को कसकर पकड़ लिया, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। क्या तुम जल्दी घर आ सकते हो? मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूं। रोहन हंसा। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा निजी डॉक्टर हूं। दवा लो और सो जाओ। तुम कल बेहतर महसूस करोगी। उसने फोन काट दिया। चिंता का एक भी शब्द नहीं, एक भी सवाल नहीं, केवल ठंडी कठोर बीप की आवाज उसके कान में गूंज रही थी। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। वह इतना लापरवाह क्यों था? उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। उस दिन के बाद प्रिया को एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है। रोहन देर से घर आने लगा। उसकी पीने की महफिलें बढ़ने लगीं। उसने सहने की कोशिश की,
लेकिन एक दिन वह इसे और नहीं सह सकी। तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी जब रोहन लगभग 2 बजे सुबह लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, चाबियां मेज पर फेंक दी। फिर से, तुम हमेशा मुझे नियंत्रित क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हूं। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि तुम्हारी एक पत्नी है जो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। तुम हमेशा मेरी शिकायत करना जानती हो। मैं पूरे दिन काम करके थक जाता हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा आराम नहीं करने दे सकती? आराम? कृपया। रोहन, क्या तुम अभी भी इसे अपना घर मानते हो, या बस एक ऐसी जगह जहां तुम अपनी पार्टियों से ऊब जाने पर सोने के लिए आते हो? रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा गहरा हो गया। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकती हो तो बस चली जाओ। यह वाक्य उसके दिल में एक सीधे चाकू की तरह लगा। उसने उसे देखा। उसकी हर सांस जैसे रुक गई हो। चले जाओ। क्या इसी तरह वह सब कुछ हल करता है? अंत में वह अभी भी उसकी प्राथमिकता नहीं थी। प्रिया ने अपनी आंखें खोली और सीधे लिन को देखा। अब तुम समझी कि मैं क्यों नहीं चाहती कि रोहन बच्चे के बारे में जाने? लिन ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जानती थी कि उसकी दोस्त ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन लिन, क्या तुम निश्चित हो कि वह अभी भी 8 महीने पहले जैसा ही इंसान है? प्रिया चुप हो गई। वह नहीं जानती थी। वह जानना नहीं चाहती थी। वह केवल इतना जानती थी कि वह अपने बेटे को उसी तरह के दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो उसने झेला था। अस्पताल के बाहर आसमान धीरे धीरे चमक रहा था। सुबह की पहली किरणें पेड़ों के माध्यम से चमक रही थीं और रिकवरी रूम की खिड़की पर पड़ रही थीं। प्रिया अभी भी जागी हुई थी। वह पूरी रात नहीं सोई थी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती थी तो उसे रोहन की याद आती थी। जब उसने उनके बेटे की जांघ पर जन्मचिन्ह देखा था तो उसकी आंखों की याद आती थी। उसकी आंखों में आश्चर्य देखकर उसे लगा जैसे उसका दिल बैठ गया है। लेकिन फिर उसे उन अपमानजनक महीनों की याद आई जो उसने सहे थे। उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, तो अब उसे उसके बेटे के जीवन में प्रवेश करने का क्या अधिकार है? प्रिया ने कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थीं। नहीं, वह रोहन को सच नहीं जानने देगी। वह इसके लायक नहीं है। दरवाजा फिर से खुला। इस बार यह लिन नहीं थी, बल्कि एक लंबा, सुव्यवस्थित बालों वाला और गंभीर चेहरे वाला आदमी था। डॉ शर्मा, प्रसूति विभाग के प्रमुख। वह प्रिया के बिस्तर के पास आए और धीरे से पूछा, श्रीमती प्रिया, आप कैसा महसूस कर रही हैं? प्रिया ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। एक फीकी मुस्कान देने की कोशिश करते हुए, मैं ठीक हूं डॉक्टर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। डॉ शर्मा ने सिर हिलाया, फिर उसे गंभीरता से देखा। प्रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। प्रिया ने थोड़ी भौहें सिकोड़ ली। जी डॉक्टर, रोहन ने तुम्हारे और बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का अनुरोध किया है। प्रिया का दिल एक धड़कन चूक गया। क्या? डॉ शर्मा ने उसे देखा। उनकी आवाज शांत लेकिन उतनी ही तेज थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और डॉ रोहन के बीच क्या समस्या है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि वह इस बारे में बहुत गंभीर है। अगर तुम वास्तव में कुछ छिपा रही हो तो मैं तुम्हें फिर से सोचने की सलाह देता हूं। प्रिया अकड़ गई। उसने अपने होंठ काट लिए। उसके हाथ चादर के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। रोहन, वह उस पर विश्वास नहीं करता था। वह सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर ऊपर देखा। उसकी आंखें तेज थीं। मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे का उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉ शर्मा ने आह भरी। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी मां हो,
लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे को उसके पिता के अधिकार से वंचित करना सही है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉ शर्मा ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना था। मैं तुम्हारे निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम नफरत को अपने फैसले को प्रभावित नहीं करने दोगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। कमरा फिर से खामोशी में डूब गया। प्रिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसकी आंखों में एक भ्रम की स्थिति थी। वह रोहन से नफरत नहीं करती थी, लेकिन वह अपने बेटे को उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती थी जो उसने झेला था। रोहन कुर्सी पर बैठा था। उसकी तेज आंखें मेडिकल रिकॉर्ड के हर अक्षर पर दौड़ रही थीं, जिसकी उसने अभी दोबारा जांच करने का अनुरोध किया था। सारी जानकारी सामान्य थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे गलत लग रही थी। बच्चे की नियत तारीख। अगर वह पीछे की ओर गिनती करता तो उसने अपने मन में गणना की। यह ठीक उसी समय के आसपास था जब वह और प्रिया अलग हुए थे। उसके हाथ अनजाने में फोल्डर के किनारे को कस गए। जब वे अभी भी साथ थे तब वह गर्भवती थी। तो उसने झूठ क्यों बोला? उसने उसे क्यों छिपाया? रोहन की छाती में गुस्सा बढ़ गया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वह उठ खड़ा हुआ और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। प्रिया चौंक गई जब दरवाजा खुला। रोहन, वह दरवाजे पर खड़ा था। उसकी तेज गुस्सैल आंखें उसे सीधे घूर रही थीं। प्रिया, तुम मुझसे इसे छिपा नहीं सकती। उसकी आवाज गहरी लेकिन शक्तिशाली थी। उसे लगा कि उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसने उसे सीधे देखा, अपनी आवाज को शांत रखते हुए। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रोहन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। प्रिया, वह पास आया। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। मैंने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की है। अगर गर्भावस्था के समय की गणना की जाए तो यह बच्चा उस समय गर्भ में आया जब हम अभी भी साथ थे। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसे नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी इस बात का पता लगा लेगा, लेकिन वह खुद को डगमगाने नहीं दे सकती थी। तो क्या हुआ? उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा किसी और के साथ संबंध नहीं हो सकता? रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका जवाब उसके दिल में एक सीधे चाकू की तरह लगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम किस आधार पर ऐसा कह रहे हो? वह व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। रोहन ने उसे लंबे समय तक देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तो चलो डीएनए परीक्षण करते हैं। कमरा खामोशी में डूब गया। उसे लगा कि उसके हाथ कंबल के नीचे हल्के से कांप रहे हैं। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। बस एक साधारण परीक्षण से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर बच्चा वास्तव में मेरा नहीं है तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। प्रिया ने उसे घूर कर देखा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अगर वह मान गई तो वह रहस्य जिसे वह इतने लंबे समय से छिपाने की कोशिश कर रही थी उजागर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो उसे और भी शक होगा। उसने कंबल को कसकर पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे अपना मुंह खोला। मैं सहमत नहीं हूं। रोहन अकड़ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आवाज गहरी हो गई। क्यों? अगर तुम्हारे पास वास्तव में छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम किस बात से डर रही हो? प्रिया ने कंबल के नीचे अपना हाथ भींच लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहराई से चुभ रहे थे। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। रोहन ने उसे घूर कर देखा। फिर वह हंसा, लेकिन यह एक कड़वी हंसी थी। ठीक है, अगर तुम परीक्षण नहीं करवाना चाहती हो तो मैं खुद एक रास्ता खोज लूंगा। प्रिया अकड़ गई।
वह क्या करने जा रहा था? मैं अपने बेटे को यह जाने बिना बड़ा नहीं होने दूंगा कि उसका पिता कौन है। यह कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। वह जानती थी कि वह जिस बुरे सपने से इतने लंबे समय से बचने की कोशिश कर रही थी, वह सच होने वाला है। अस्पताल का कमरा रात के दीपक की धुंधली रोशनी में डूबा हुआ था। प्रिया तकिए के सहारे बैठी थी। उसकी थकी हुई आंखें पालने में सो रहे अपने छोटे बच्चे को देख रही थीं। उसने धीरे से उसके छोटे से चेहरे को सहलाया, उसकी हर कमजोर सांस को महसूस किया। एक अदृश्य भय ने उसके दिल को जकड़ लिया। रोहन, वह हार नहीं मानेगा। वह यह जानती थी। उसने इनकार करने की कोशिश की थी, उसे दूर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह किसी और से बेहतर जानती थी कि रोहन उस तरह का व्यक्ति है जिसे एक बार शक हो जाए तो उसे सच का पता लगाना ही होगा। और वह सही थी। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। वह चौंक गई और मुड़ी। रोहन, वह वहाँ खड़ा था। उसकी तेज आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन उन आंखों की गहराई में एक अकथनीय भावना थी, दर्द, गुस्सा और निराशा। तुम कब तक मुझसे इसे छिपाने का इरादा रखती हो? उसकी आवाज़ गहरी थी, एक भयावह दृढ़ संकल्प के साथ। प्रिया को लगा कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। तुम क्या कह रहे हो? उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। रोहन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। उसने कागजों का एक बंडल उठाया। उसकी तेज आंखें उस पर टिकी हुई थीं। डीएनए परीक्षण के परिणाम। प्रिया का पूरा शरीर हिल गया। उसने चादर के किनारे को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। यह संभव नहीं है, उसने बड़बड़ाया। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज बर्फीली थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इसे हमेशा के लिए छिपा सकती हो? तुमने क्या किया? मैंने बच्चे का डीएनए सैंपल लिया। रोहन ने हर शब्द पर जोर दिया। मुझे अब तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं है। प्रिया को लगा कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। उसका दिमाग खाली है। उसने कोशिश की थी। उसने उसे दूर धकेलने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वह अभी भी सच नहीं छिपा सकी। उसने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। तो क्या हुआ? अब जब तुम सच जानते हो तो क्या हुआ? वह कड़वाहट से हंसी। तुम क्या करने जा रहे हो? बच्चे को मुझसे छीन लोगे? रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में एक पल की हलचल हुई। मैंने कभी तुमसे बच्चे को छीनने का इरादा नहीं किया। प्रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। तो तुम क्या चाहते हो? रोहन ने उसे गहराई से देखा। उसकी आवाज नरम हो गई। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूं। वह स्तब्ध थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे तब छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुझे सब कुछ अकेले सहने दिया, और अब तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। रोहन को उस नज़र को देखकर उसका दिल दुख गया। वह जानता था कि उसने उसे कितनी गहराई से चोट पहुंचाई है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर पास आया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी हुई थीं। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं बहुत लापरवाह था। लेकिन प्रिया, मैं अतीत को नहीं बदल सकता। अब मैं केवल इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे और बच्चे के लिए इसकी भरपाई करूं। प्रिया ने चादर का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भरपाई? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक वाक्य काफी है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? रोहन एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। हो सकता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ना हो,
लेकिन बच्चे को है। उसके शब्द उसके दिल में एक सीधे चाकू की तरह लगे। वह जानती थी कि वह सही है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। वह अपने बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, लेकिन क्या वह उस पर फिर से भरोसा कर सकती है? क्या वह उसे अपने बच्चे के जीवन में इस डर के बिना प्रवेश करने दे सकती है कि वह फिर से चला जाएगा? वह नहीं जानती थी। प्रिया लंबे समय तक चुप रही। रोहन वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें उससे नहीं हटीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। प्रिया अकड़ गई। तुमने क्या कहा? रोहन धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करूंगा, चाहे तुम कितनी भी उदासीन हो, चाहे तुम मुझे कितना भी दूर धकेलो। मैं अब नहीं जाऊंगा। उसने उसे देखा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, यह मुझे करना है। यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने चादर का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर की भावनाएं एक उलझे हुए ढेर की तरह थीं। वह उसे बाहर निकालना चाहती थी। वह उसकी देखभाल को अस्वीकार करना चाहती थी, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि उसका एक हिस्सा अभी भी उस पर विश्वास करना चाहता है, अभी भी उसे साथ रखना चाहता है, अभी भी अपने बच्चे के लिए एक पूरा परिवार चाहता है। लेकिन क्या वह फिर से अपना दिल खोल सकती है? वह नहीं जानती थी। रात हो गई। अस्पताल इतना शांत था कि आप दरवाजे की दरार से हवा के बहने की आवाज़ सुन सकते थे। प्रिया तकिए के सहारे बैठी थी। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। उसे लगा कि उसका शरीर थक गया है। प्रसव के बाद के दर्द ने उसे लगभग थका दिया है। लेकिन जो चीज़ उसे और भी थका रही थी, वह थी रोहन। वह अभी भी यहाँ था, बिना छोड़े, बिना बहस किए, बिना उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किए। वह बस चुपचाप उसके और बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा था। कटोरे से चम्मच के टकराने की हल्की आवाज़ आई। प्रिया ने अपनी आंखें झपकाईं और कमरे में छोटी मेज पर बैठे आदमी को देखा। उसके हाथ सावधानी से भाप निकलते दलिया के कटोरे को हिला रहे थे। तुम जाग गई, उसकी गहरी गर्म आवाज़ गूंजी। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। तुम क्या कर रहे हो? दलिया बना रहा हूं, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुमने कब से खाना बनाना सीख लिया? रोहन एक सेकंड के लिए रुका, फिर हंसा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीख रहा हूं। सीख रहे हो? हाँ, कल रात मैंने प्रसवोत्तर महिलाओं के लिए दलिया बनाने के तरीके पर कुछ वीडियो देखे। वह स्तब्ध थी। रोहन खाना पकाने के वीडियो देख रहा है। वह आदमी जो यह भी याद नहीं रख सकता था कि उसे क्या खाना पसंद है, अब यहाँ धैर्यपूर्वक उसके लिए हर भोजन पकाना सीख रहा है। वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। रोहन ने दलिया का एक चम्मच उठाया, उसे धीरे से ठंडा किया और उसे उसके सामने पेश किया। खाओ। प्रिया ने दलिया के कटोरे को देखा, फिर उसे। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने उसे टोका। उसकी आवाज़ नरम लेकिन दृढ़ थी। यह बच्चे के लिए है। प्रिया अकड़ गई। रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखें गहरी थीं। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा माँ के बिना बड़ा हो। उसने अपना गला साफ किया। उसका दिल जैसे एक अदृश्य धागे से कस गया हो। तुम्हें बेहतर होना होगा, मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चे के लिए। उसके शब्द नरम लेकिन इतने शक्तिशाली थे कि वह मना नहीं कर सकी। उसने चुपचाप दलिया का कटोरा ले लिया। पहला चम्मच उसके मुंह में गया। उबली हुई हड्डियों और पके हुए चावल की मीठी सुगंध उसकी जीभ पर फैल गई। बहुत स्वादिष्ट नहीं, लेकिन गर्म। एक ऐसी भावना जिसे वह लंबे समय से याद नहीं कर पा रही थी। उस दिन से प्रिया रोहन की उपस्थिति की आदी होने लगी। वह ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप सब कुछ करता था।
वह सुबह सुबह अस्पताल आता था। गर्म तौलिए से उसका चेहरा पोंछता था। जब भी बच्चा रोता था तो वह उसे अपनी बाहों में ले लेता था, उसे कोमल शब्दों से शांत करता था, जो उसने पहले कभी उसके मुंह से सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। वह सावधानी से हर बोतल की जांच करता था, धैर्यपूर्वक सही अनुपात में दूध बनाना सीखता था। यहाँ तक कि बच्चे को सुलाने में मदद करने के लिए उसे कमरे में घुमाता भी था। प्रिया ने यह सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। वह बस उस आदमी को देखती रही। दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके उसके और बच्चे के लिए भरपाई करने की कोशिश कर रही थी। उस रात मौसम ठंडा हो गया। प्रिया को प्रसव के बाद हल्का बुखार हो गया। उसका शरीर गर्म था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वह बिस्तर पर लेटी थी, हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कमजोर था। ठंड की लहरें उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रही थीं। बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। उसका पूरा शरीर शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अचानक एक बड़ा हाथ उसके माथे को छू गया। रोहन। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम्हें बुखार है? मैं दवा ले आता हूं। उसने कमजोर रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, बच्चे को। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह नीचे झुका और धीरे से उस पर कंबल डाल दिया। फिर उसने बच्चे को उठाया और धीरे से उसे शांत किया। शांत हो जाओ, रो मत, पापा यहाँ हैं। उसकी गहरी गर्म आवाज शांत रात के बीच में गूंज उठी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं। वो उस आदमी को देख रही थी जो उसके सामने खड़ा था, उनके बेटे को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। यह दृश्य बहुत परिचित, बहुत गर्म था। एक आंसू चुपचाप उसके गाल से लुढ़क गया। उसने एक पूरे परिवार का सपना देखा था। उसने एक ऐसे आदमी को चाहा था जो उसके साथ हो, उससे और बच्चे से प्यार करे। लेकिन वह अब इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करती थी। फिर भी अब रोहन यहाँ था, उसके लिए बच्चे को शांत कर रहा था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी वादे के, बस उसके साथ था। उसे लगा कि उसकी छाती कस गई है। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो वह उसके प्रति उदासीन नहीं रह पाएगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दे से होकर गुजरी, प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, बुखार कम हो गया है। उसने अपना सिर झुकाया और उसका दिल अचानक रुक गया। रोहन बिस्तर के पास छोटी कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर कुर्सी के किनारे पर टिका हुआ था। उसकी सांसें नियमित थीं। वह पूरी रात यहीं सोया था। अभी भी कल की कमीज पहने हुए था, जो पूरी रात न बदलने के कारण सिकुड़ गई थी। उसका हाथ अभी भी बच्चे के पालने पर था, जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। प्रिया ने उस दृश्य को देखा। उसके दिल में जैसे गर्म पानी की एक धारा बह गई। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसने कभी इतना कोमल, शांत और समर्पित रोहन नहीं देखा था। उसने अपने होंठ काट लिए, खुद को भावुक न होने देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से बिस्तर से कंबल खींचकर उस पर डाल दिया। यह सिर्फ एक छोटा सा इशारा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, प्रिया को लगा कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोहन ने अपनी आंखें खोली। उसने उसे देखा। प्रिया स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें एक लंबे, अंतहीन पल के लिए मिलीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दोनों समझ गए कि कुछ बदल गया है। एक सुबह जल्दी सूरज की कोमल किरणें पर्दे से होकर गुजरी, जिससे कमरा एक गर्म, सुनहरे रंग में नहा गया। प्रिया खिड़की के पास बैठी
चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी, जो पालने में शांति से सो रहा था। उसके बगल में रोहन भी चुप था। उसकी आंखें उसे देख रही थीं, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बच्चे की देखभाल के लिए एक साथ बिताए दिनों के बाद जब वह धैर्यपूर्वक उसके साथ रहा, तो वह जानती थी कि वह अब इनकार नहीं कर सकती। रोहन वास्तव में बदल गया था। वह अब 8 महीने पहले का लापरवाह आदमी नहीं था। वह अब वह आदमी नहीं था जो केवल अपने काम के बारे में जानता था। उसे अकेला छोड़ देता था। उसने प्यार करना सीख लिया था। उसने पिता बनना सीख लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने साबित कर दिया था कि वह आदमी नहीं है जो चला जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी ओर मुड़ी। रोहन। वह चौंक गया। हाँ, उसने उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की किरण थी। चलो तलाक के कागजात वापस ले लेते हैं। कमरे में हवा जैसे जम गई। रोहन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे देख रहा था जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो। तुमने तुमने क्या कहा? हम तलाक नहीं लेंगे। उसने और अधिक दृढ़ता से कहा, मैं चाहती हूं कि हम बच्चे को एक साथ पालें। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे लंबे समय तक देखता रहा। फिर वह खुद को रोक नहीं सका। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद प्रिया। उसकी आवाज भावनाओं से कर्कश थी। वह धीरे से मुस्कुराई। उसके गालों पर आंसू चुपचाप लुढ़क गए। इतने लंबे समय के बाद पहली बार उसे वास्तव में शांति महसूस हुई। 1 हफ्ते बाद प्रिया और रोहन तलाक के कागजात वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक साथ अदालत गए। पिछली बार के विपरीत, जब वे दोनों दर्द से भरे हुए थे, जब वह टूटे हुए दिल के साथ अदालत से बाहर निकली थी, इस बार वह एक मुस्कान के साथ बाहर निकली। उसके बगल में रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। हम फिर से शुरू करेंगे, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। उसका हाथ धीरे से भींच लिया। लेकिन इस बार तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। उसने उसे लंबे समय तक देखा, फिर मुस्कुराया। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिनों में प्रिया और रोहन ने आधिकारिक तौर पर एक नया जीवन शुरू किया। वे अब 2 अजनबी नहीं थे जो जिम्मेदारी के कारण एक साथ रहने के लिए मजबूर थे। वे वास्तव में एक परिवार बन गए थे। हर सुबह वे एक साथ बच्चे के डायपर बदलते थे, दूध बनाते थे। शाम को वे कर्तव्यों को साझा करते थे। एक बच्चे को सुलाता था, दूसरा बोतल धोता था। रोहन अब पहले की तरह अनाड़ी नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने बेटे को समझना, उसकी देखभाल करना, एक सच्चा पिता बनना सीख लिया था। ऐसे समय थे जब बच्चा रात के बीच में रोता था, वह सबसे पहले जागता था। बच्चे को अपनी बाहों में लेकर धीरे से उसे शांत करता था। शांत हो जाओ बेटा, पापा यहाँ हैं। प्रिया पास में खड़ी देखती रही। उसका दिल अजीब तरह से गर्म हो गया। उसे डर था कि उसे अकेले बच्चे को पालना पड़ेगा, लेकिन अब वह उसके साथ थी। अब और अकेली नहीं, अब और सफेद रातें नहीं, केवल वह और बच्चा। उसका वास्तव में एक परिवार था। एक देर दोपहर, जब सूर्यास्त ने आकाश को एक गर्म नारंगी रंग में रंग दिया, प्रिया सोफे पर बैठी थी, बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थी। रोहन आया और उसके बगल में बैठ गया। दोनों माँ और बेटे को लंबे समय तक देखता रहा। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? वह उसकी ओर मुड़ी, अपनी भौहें सिकोड़कर। किस बारे में? मुझे एक मौका देने के बारे में। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर अपना सिर हिलाकर मुस्कुराई। नहीं। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना चमक रही थी। मुझे तुमसे प्यार है।
प्रिया। इतने लंबे समय के बाद पहली बार उसने इन शब्दों से परहेज नहीं किया। वह बस मुस्कुराई और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मैं भी। समय बीतता गया। उनका छोटा परिवार धीरे धीरे बस गया। रोहन अब पहले का लापरवाह आदमी नहीं था। प्रिया अब वह महिला नहीं थी जिसे सब कुछ अकेले सहना पड़ता था। उन्होंने प्यार करना सीखा, कठिनाइयों का एक साथ सामना करना सीखा, माता पिता बनना सीखा। आंसू, दर्द, गलतफहमी, सब कुछ खत्म हो गया था। अब केवल प्यार से भरा एक छोटा परिवार था, एक सच्चा परिवार। मेरा मानना है कि सच्चा प्यार पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए धैर्य और बदलने की इच्छा के बारे में है। प्रिया और रोहन की कहानी केवल क्षमा की यात्रा नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि जिम्मेदारी और प्यार पुराने घावों को ठीक कर सकते हैं। प्यार केवल शब्दों के बारे में नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इसे हर दिन कार्यों, देखभाल के माध्यम से दिखाएं। परिवार हमेशा सहज नहीं होता है। गलतफहमी, दर्द होगा, लेकिन अगर दोनों पीछे मुड़कर देखना और एक साथ बदलना जानते हैं तो वे अभी भी फिर से शुरू कर सकते हैं। माता पिता बनना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्यार भी है। एक बच्चा माता पिता दोनों का हकदार है, न केवल नाम में बल्कि बड़े होने के हर पल में। और क्या आप मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने गलती की है वह बदल सकता है?